हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे CSIR नेट जून 2014 रियल एनालिसिस का कंप्लीट सॉल्यूशन इस वीडियो में होगा। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आपके जून 2014 में 18 आए थे, जिसमें से 7 क्वेश्चन आपके पार्ट बी के थे एंड 11 क्वेश्चन आपके पार्ट सी के थे। ठीक है, अब तक हमने कहाँ तक किया है, 2015 टू 2023 तक का कंप्लीट कर लिया है रियल और कॉम्प्लेक्स, और जो लीनियर अलजेब्रा है वो अपना कंप्लीट हो चुका है 2011 टू 2023। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो की एंड में हम अटैच भी कर देंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको पता ना चले तो देखिए टेलीग्राम चैनल है पीडी टेक मैथ के नाम से ही, इसको ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ n 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 प्लस अप टू प्लस 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2n माइनस 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 2n प्लस 1। यहाँ पे हमें लिमिट इवेल्युएट करनी है, तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, है ना। तो क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ n। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये आपके पास होगा स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 एंड इंटू 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 प्लस अप टू ये आपका आएगा 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2n माइनस 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 2n प्लस 1 एंड इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2n प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाई स्क्वेयर रूट ऑफ 2n माइनस 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2n प्लस 1। ओके, तो यहाँ से देखिए आपके पास होगा, अब आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि आइडेंटिटी है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है ये आपके पास, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। तो देखिए लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ n एंड यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 एंड डिवाइडेड बाई इधर आएगा 1 माइनस 3। ठीक है, यही आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। देन प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 and divided by 3 minus 5, then plus up to square root of 2n minus 1 minus square root of 2n plus 1 and divided by 2n minus 1 minus 2n minus 1। ओके, तो यहाँ से देखिए आपके पास क्या बचने वाला है। नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, एंड दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी and this is square root of 1 minus square root of 3 divided by minus of 2 and wait square root of 3 and plus square root of 3 minus square root of 5 and divided by minus 2 plus up to plus square root of 2n minus 1 and minus square root of 2n plus 1 and divided by minus of 2। ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद देखिए, अगर मैं इधर 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ n भी है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, अगर मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को माइनस से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, दिस लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई स्क्वेयर रूट ऑफ n, इधर आपके पास क्या बचेगा, स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 एंड डिवाइडेड बाई 2 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस अप टू स्क्वेयर रूट ऑफ 2n प्लस 1 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 2n माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन ले लीजिए, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 बाई 2 स्क्वेयर रूट ऑफ n एंड दिस इज स्क्वेयर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ 5 माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 3 and plus square root of 2n plus 1 minus square root of 2n minus
1। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल होगा, इधर 5 और उधर -5 आएगा। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास क्या बचने वाली है, इधर से ये भी कैंसिल हो जाएगी टर्म। तो इधर लास्ट में आपके पास बचेगा वेट, इधर हमने चेंज की है, ठीक है। तो इधर आपके पास क्या बचने वाला है, एक मिनट, आपका ये कैंसिल होगा, आपका कैंसिल ये होगा। ठीक है, तो इधर क्या बचेगा, दिस इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n, और इधर से क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2n + 1 n - 1। ठीक है, तो इधर से आप स्क्वायर रूट ऑफ n कॉमन ले लीजिए, देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ n। जब आप यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 2n ही कॉमन निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ 2n कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1/2n एंड माइनस ऑफ 1 बाय, इधर से क्या बचेगा, -1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। वन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2n, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये आपका इधर होगा, दिस इज, ये तो आपका 0 को टेंड करेगा एज n टेंड टू इन्फिनिटी। ये भी आपका कहाँ पे, एक मिनट, कुछ मिस्टेक चल रही है यहाँ पे शायद, है ना, कुछ तो मिस्टेक है यहाँ पे। ओके ओके, सही है, ये भी आपका 0 पे टेंड करेगा। तो इधर क्या बचेगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ n से स्क्वायर रूट ऑफ n कैंसिल होगा। लास्ट में आपके पास इधर क्या चीज़ बचने वाली है, देखिए इधर आपके पास रहेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। यहाँ पे आप रैशनलाइज कर दीजिए, तो इधर आपके पास रह गया 2/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो 2 से 2 कैंसिल एंड दिस इज 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, अब देख लीजिए ऑप्शंस में, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सेकंड में क्या है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2, बिल्कुल सही है। थर्ड में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। फोर्थ में है 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। वैसे भी ये पार्ट बी का था, तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही होना था, है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखिए कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फंक्शंस ऑन, फर्स्ट क्या है, W इज द सेट ऑफ फंक्शन, सेट ऑफ कांस्टेंट फंक्शंस ऑन R। एक टाइप से जो W इसने डिफाइन किया है, कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शंस सच दैट f of x इज इक्वल टू C फॉर ऑल x इन R। फंक्शन आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड क्या है कि x इज द सेट ऑफ पोलिनोमियल्स फंक्शन ऑफ R एंड y इज द सेट ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन ऑन R and z is the set of all functions on R, then which of these set has the same cardinality as that of R। अब आपको पता होगा कि जो सेट ऑफ रियल नंबर उसकी कार्डिनलिटी क्या होती है, कंटिन्यूम, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यूम, इसका मतलब क्या है कि जो सेट R है आपके पास वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो हमें ये चीज़ देखनी है कि W X Y और Z में किसकी जो कार्डिनलिटी है वो R होगी। तो यहाँ पे देखिए जो W X Y और Z जो चारों के चारों सेट हैं, उन सब की कार्डिनलिटी जो है यहाँ पे वो अनकाउंटेबल यानी कि इनफाइनाइट होने वाली है। एक टाइप से हम अगर उस डेफिनेशन में बात करें कि कंटिन्यूम, है ना, तो जो W X Y और Z है इन सब की जो कार्डिनलिटी है वो यहाँ पे क्या होने वाली है, इनफाइनाइट, है ना। तो यहाँ पे चारों के चारों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इनकी कार्डिनलिटी किसके इक्वल होगी, R के इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, अदर 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, फॉर ए कंटिन्यूस फंक्शन f फ्रॉम R to R, लेट z ऑफ f इज
collection of all elements in R such that f of x is equal to 0, then zf is always, अगर मैं यहाँ पे zf जो है, अगर मैं यहाँ पे f की रेंज की बात करूँ तो इसकी क्या आएगी रेंज यहाँ पे, ओनली सिंगलटन सेट, और जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा, 0, क्योंकि देखिए जो इमेज है हर एक एलिमेंट की वो क्या है, 0 है। एक टाइप से ये बोल दिया ना इसने जेड ऑफ एफ में तो कि वो सारे एक्स आएंगे जिनकी इमेज क्या है, 0 है। मान लीजिए ये फंक्शन है जो इसने डिफाइन किया है कहाँ से कहाँ, फ्रॉम आर टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट आप यहाँ से ले लीजिए, यहाँ पे कोई 0 एलिमेंट होगा, b1 b2 अप टू, ठीक है। अब यहाँ से आप जो भी एलिमेंट लोगे हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो 0 है, हर एक एलिमेंट की इमेज 0 है, यानी कि जो उसका रेंज सेट हो गया f का तो वो क्या हो गया, 0। अब जो z ऑफ f है वो इसने क्या कहा है, z ऑफ f में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे, z ऑफ f में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे कि जो इमेज ऑफ x इज़ 0, जिस जिस एलिमेंट की इमेज 0 है वो सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, समझे, है ना। एक टाइप से ये क्या है, इनवर्स इमेज ऑफ 0, इनवर्स इमेज ऑफ 0, है ना। एंड नाउ वी नो दैट, नाउ we know that a singleton set in which only one element is 0 is closed set, है ना, ये closed set होता है, या फिर ये बोल लीजिए कि 0 is closed। then by theorem इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड अंडर कंटिन्यूस मैप, है ना। अब जो f है वो आपके पास क्या है, गिवन f इज कंटिन्यूस मैप, है ना। तो अब हम थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम क्या है देखिए, अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ क्या है, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट is closed under continuous मैप, है ना। अब जो जेड ऑफ एफ जो है हमें उसका बताना है, और ये आपके पास क्या आया है, एक टाइप से एफ इनवर्स 0 की बात की गई है, और ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड है। और इस थ्योरम से अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट। अब जो ये है ये आपके पास क्या है, क्लोज्ड सेट है, और अगर इसकी इनवर्स इमेज की बात करूं मैं, इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज्ड सेट इज ऑल्सो क्लोज्ड, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज जेड ऑफ एफ इज क्लोज्ड, है ना। तो ऑप्शन चेक कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्पैक्ट, हम नहीं कह सकते कि ये बाउंडेड भी होगा, इनकरेक्ट। सेकंड क्या है, ओपन, इनकरेक्ट। थर्ड कनेक्टेड, इनकरेक्ट। फोर्थ क्या है, क्लोज्ड। ओके, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज लेट एफ एक्स टू वाई बी ए फंक्शन फ्रॉम ए मीट्रिक स्पेस एक्स टू अनदर मीट्रिक स्पेस वाई। यहाँ पे जो एक्स और वाई है क्या है, मीट्रिक स्पेस है, और फंक्शन डिफाइन किया है एक मीट्रिक स्पेस से अदर मीट्रिक स्पेस पे, ठीक है। फॉर एनी कोसी सीक्वेंस, एक्स एन क्या ले ली इसने, कोसी सीक्वेंस ले ली, कहाँ से, एक्स में से। देन फर्स्ट इज इफ एफ इज कंटिन्यूस देन एफ ऑफ एक्स एन इज कोसी सीक्वेंस इन वाई। देखिए एक्स एन को इसने कोसी सीक्वेंस मान लिया एक्स में, और फर्स्ट ऑप्शन में इसने क्या कहा कि अगर एफ आपका कंटिन्यूस हुआ देन एफ ऑफ एक्स एन इज कोसी सीक्वेंस इन वाई। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल ले लूँ जो कि वाई में वो कोसी ना बने तो अपना काम बन जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा,
एक एक्स एन कोसी सीक्वेंस हमें चाहिएगी, उसके बाद ही हम एफ ऑफ एक्स एन पे बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन के लिए लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ओके, देन कंसीडर ए सीक्वेंस, consider a sequence 1/n। अब जो ये सीक्वेंस आपके पास क्या है, कोसी सीक्वेंस है इन x। अब हमें क्या चेक करना है, एफ ऑफ एक्स एन, ये आपके पास क्या है, दिस इज एक्स एन, है ना। बट एफ ऑफ एक्स एन की अगर मैं बात करूं तो वो क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स एन इज 1/n एंड एफ ऑफ एक्स क्या है, 1/x है, तो ये आपके पास क्या आ गई, 1/n एंड दिस इज नॉट ए कोसी सीक्वेंस, नॉट ए कोसी सीक्वेंस इन y। तो यहाँ से क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब हम सेकंड देख लेते हैं, फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड सेकंड क्या है, इफ एफ एक्स एन इज कोसी देन एफ एक्स एन इज ऑलवेज कन्वर्जेंट इन वाई। ये भी जरूरी नहीं है, मान लीजिए कि एफ एक्स एन आपका कोसी हो गया, तो अगर वो कन्वर्ज करेगी तो जो उसका कन्वर्जिंग पॉइंट होगा जरूरी नहीं है कि वो वाई में ही हो। देखिए इसके लिए भी मैं एक काउंटर एग्जाम्पल लूँ, अगर फॉर सेकेंड टेक f of x is equal to x and a metric space x is an open interval 0 1 and y is also same as x, okay, and now we know that 1/n is कोसी, है ना। मान लीजिए एक्स एन को मैंने यहाँ पे यही कंसीडर कर लिया 1/n और हमें पता है कि ये क्या है, कोसी है, कोसी सीक्वेंस इन x। देन एफ ऑफ एक्स एन क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स एन की अगर मैं बात करूं तो ये जो सीक्वेंस आएगी आपके पास ये भी 1/n आएगी और ये आपकी क्या है, कोसी सीक्वेंस तो है ना। बट ये कहाँ पे कन्वर्ज करेगी, 1/n इज 10 to 0 एज n 10 to infinity, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स इन y बिकॉज y इज एन ओपन इंटरवल ऑफ 0 1। 0 आपका इसके अंदर नहीं है क्योंकि ओपन इंटरवल है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सेकंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड भी आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो गया। अब अगर मैं बात करूँ थर्ड ऑप्शन की, देन इफ एफ ऑफ एक्स एन इज कोसी इन वाई देन एफ इज कंटिन्यूस। तो ये आपकी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कोसी कंटिन्यूटी इम्प्लाई करती है कंटिन्यूटी को, ठीक है। इसने क्या कहा है कि इफ एफ एक्स एन इज कोसी इन वाई देन एफ इज कंटिन्यूस, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगर आप रीजन लिखना चाहो देन सिंस कोसी कंटिन्यूटी इम्प्लाई कंटिन्यूटी, ओके। एंड नाउ ऑप्शन फोर्थ देखिए, एक्स एन इज ऑलवेज कन्वर्जेंट इन एक्स। क्या एक्स एन हमेशा एक्स में ही कन्वर्ज करेगी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। देखिए जैसे मैंने सेकंड ऑप्शन के लिए यहाँ पे एग्जांपल लिया था, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे एक्स एन को कंसीडर करूँ एक कोसी सीक्वेंस 1/n एंड वी नो दैट 1/n इज 10 to 0, 0 पे कन्वर्ज करेगी, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स इन ओपन इंटरवल, क्योंकि अगर मैंने एक्स को यहाँ पे ओपन इंटरवल कंसीडर कर लिया एज ए मीट्रिक स्पेस, लेकिन 0 तो आपका इसके अंदर है ही नहीं, ठीक है। तो फोर्थ भी आपका इनकरेक्ट हो गया, ओनली थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5th, लेट ए बी द सबसेट ऑफ आर एंड एफ फ्रॉम ए टू आर बी गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। देखिए ए को इसने कह दिया कि सबसेट ऑफ आर है एंड एक फंक्शन डिफाइन कर दिया ए टू आर, किस टाइप से डिफाइन किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है बिल्कुल। देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, फर्स्ट इज ए इज बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, इसने कहा कि अगर ए बाउंडेड हुआ तो फंक्शन आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। सेकंड इज
ए इज डेंस सबसेट ऑफ आर, कि अगर ए डेंस सबसेट हुआ देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। थर्ड क्या है, ए इज एन अनबाउंडेड एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर। थर्ड ऑप्शन में कहा है कि अगर ए आपका अनबाउंडेड हुआ और कनेक्टेड सबसेट हुआ तब आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। एंड फोर्थ है, ए इज एन अनबाउंडेड एंड ओपन सबसेट ऑफ आर देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे आप, देखिए जो फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये आपका कहाँ पे यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, ये आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा एक बाउंडेड सबसेट में। ठीक है, क्योंकि जो फंक्शन आपके पास है वो कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन आपका कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन ए। ठीक है, एंड और यूनिफॉर्म कंटिन्यूस के लिए क्या होता है कि एंड पॉइंट्स पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइटली, देन एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ए। इसीलिए ज़रूरत है कि वो बाउंडेड होना पड़ेगा उसको, ए को। ए बाउंडेड होगा, ठीक है, एफ आपका कंटिन्यूस है, ठीक है बिल्कुल। ए जब बाउंडेड होगा ना उसके बाद ही हम उसके एंड पॉइंट्स पे उसकी लिमिट चेक करेंगे, और अगर उसकी एंड पॉइंट्स पे लिमिट एग्जिस्ट कर गई, फाइनाइट हुई, तो तब हम बोल देंगे कि जो फंक्शन है आपका वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ क्या कहा मैंने क्लियरली। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इज यूनिफॉर्मली continuous on any bounded subset of R, bounded subset of R, okay, and A आपके पास क्या है, is the subset of R, is bounded since F is continuous on A, since F is continuous on A and endpoint limit exist finitely, then F is uniformly continuous on A। ठीक है, ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि ए बाउंडेड होगा तब आपका जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। ठीक है, सेकंड क्या कहा कि ए इज ए डेंस सबसेट ऑफ आर, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अगर मैं क्यू यहाँ पे लेके चलूँ देन एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन आर, ऑन क्यू। अगर आपको सेकंड का रीजन देना है तो देखिए क्या कहोगे यहाँ पे, एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्यू, ये आपके पास क्या डेंस होता है आर में। थर्ड क्या कहा, ए इज एन अनबाउंडेड एंड कनेक्टेड सबसेट ऑफ आर, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत है, बिकॉज एफ इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन ओपन इंटरवल 0 to infinity, और ये क्या अनबाउंडेड है, एंड सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन इज इनकरेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, लेट अल्फा पी बी रियल नंबर्स एंड अल्फा इज ग्रेटर देन 1। अल्फा को इसने फिक्स कर दिया है कि अल्फा क्या है, ग्रेटर देन 1 है। देन फर्स्ट ऑप्शन इज इफ पी इज ग्रेटर देन 1 देन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 बाय मोड ऑफ एक्स रेज टू द पावर पी अल्फा डी एक्स इज लेस देन 0। अब यहाँ पे देखिए अल्फा तो इसने बोल दिया कि ग्रेटर देन 1 है, हमें पी देखना है कि पी क्या होना चाहिए, है ना। अल्फा पे तो इसने खुद ही कंडीशन लगा दी, हमें सिर्फ पी चेक करना है। एंड नेक्स्ट इज इफ पी इज ग्रेटर देन 1 बाई अल्फा
then integration minus infinity to infinity 1 by mod of x raised to the power p alpha dx is less than infinity. And third is if p is less than 1 by alpha, then integration minus infinity to infinity 1 by mod of x raised to the power p alpha dx is less than infinity. And the last option is for any p belongs to R, we have minus infinity to infinity 1 by mod of x raised to the power p alpha dx is infinity. ठीक है, तो अब देखिए आपके पास है ना कुछ रिजल्ट होते हैं, उनको ध्यान में रखना, क्योंकि अगर आप इनको सोल्व करने लग गए ना तो एग्जाम में काफ़ी टाइम लग जाएगा, है ना। मैं आपको यहाँ पे 3 रिजल्ट नोट डाउन करवाऊंगी, उनको ध्यान रखना कि रिजल्ट क्या है और डायरेक्ट आप वहाँ पे ऑप्शन करेक्ट कर देना देखते ही, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, रिजल्ट जो है देखो, वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट। First is integration a which is greater than 0 to infinity 1 upon x raised to the power p dx is less than infinity if p is greater than 1। ठीक है, अल्फा आपके पास स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है। एंड देन सेकेंड रिजल्ट इज integration 0 to b 1 by x raised to the power p dx is less than infinity if p is less than 1। okay, and then last result is integration minus infinity to infinity 1 by x raised to the power p dx is infinity for any p। ठीक है, तो अब देखिए ऑप्शंस में, फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि इफ़ p इज़ ग्रेटर देन 1 देन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx इज़ लेस देन इन्फिनिटी। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर आपका माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है तो आपका क्या आएगा, ये इन्फिनिटी के इक्वल आएगा। ठीक है, देन सेकंड भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसे ही आपका थर्ड भी इनकरेक्ट होगा। ओनली फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हमने जो थर्ड रिजल्ट लिखवाया है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1 बाई एक्स रेज टू द पावर p dx इज इन्फिनिटी फॉर एनी p, तो उसी के अकॉर्डिंग ये आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ है। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट बी, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है पार्ट बी का। लेट पी एक्स बी ए पोलिनोमियल इन रियल वेरिएबल एक्स ऑफ डिग्री 5, देन द लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पी एन बाई 2 रेज टू द पावर n इज। इसने क्या कहा, हमें यहाँ पे लिमिट इवेल्युएट करनी है, समझ गए, लेकिन पी एक्स पे इसने क्या कंडीशन लगा दी कि जो पी एक्स है आपके पास वो आपके पास 5 डिग्री की पोलिनोमियल है। अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करके चलूँ, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5, देन एक्स की जगह पे अगर मैं n वेरिएबल लूँ, देन पी ऑफ n इज n रेज टू द पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पे रखिए, देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी पी एन divided by 2 raised to the power n, and this is limit n tend to infinity pn क्या है, n raised to the power 5 and divided by 2 raised to the power n। इन्फिनिटी जब आप पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म। देन बाय लोपितल रूल क्या आएगा, इज लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ n रेज टू द पावर 5 क्या होगा, 5n स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाय 5n4 एंड डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n का क्या होगा, 2 रेज टू द पावर n log ऑफ 2। ठीक है, और ये आपके पास क्या आ जाएगा, अगेन आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो फिर से हम यहाँ पे लोपितल रूल अप्लाई करेंगे, देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, आपके पास क्या आया हुआ था 5n4, तो फिर आपके पास क्या आएगा 20 n रेज टू द पावर 3 एंड डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर n, और इसका क्या आएगा
2 रेज टू द पावर n का आपके पास बनेगा log ऑफ 2 और एक आपके पास log 2 पहले से है, ठीक है। फिर से आपका इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गया है ना। फिर से हम यही अप्लाई करेंगे। देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड दिस इज 60n स्क्वेयर एंड डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर n इंटू log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2। फिर से अपना इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बन गई। तो फिर क्या आएगा, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एंड दिस इज 120n एंड डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर n log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2। अब यहाँ पे देखिए फिर से आपकी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो फिर से हम यहाँ पे लोपितल रूल अप्लाई करेंगे। देन लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 120 अपॉन 2 रेज टू द पावर n एंड log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2 इंटू log ऑफ 2। अब बिल्कुल सही है। अब जैसे ही आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये आपके पास आएगी 0, ठीक है। लिमिट आपके पास क्या आ गई, 0। अब ऑप्शंस में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, थर्ड आपका सही है बिल्कुल, फोर्थ इनकरेक्ट। ओके, काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये तो, है ना। ठीक है, ठीक है ना। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी का क्वेश्चन है। लेट x इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्स वाई इन R2 सच दैट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन 5। ये आपके पास एक सर्कल की इक्वेशन है जहाँ पे सेंटर 0 0 है एंड रेडियस आपके पास स्क्वेयर रूट ऑफ 5 है एंड k इज कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई इन R2 सच दैट 1 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 2 और 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4। देन फर्स्ट इज x माइनस के हैज़ 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है एंड द सेकंड इज x माइनस के हैज़ नो रिलेटिवली कॉम्पैक्ट कनेक्टेड कंपोनेंट। अब ये रिलेटिवली कॉम्पैक्ट कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। थर्ड फोर्थ में भी यही है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कनेक्टेड कंपोनेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद ही हम अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बात करूँ कि कंपोनेंट ऑफ एक्स क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ एक्स अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ, देखिए कंपोनेंट ऑफ एक्स क्या है डेफिनेशन, ए मैक्सिमल connected subset A1 is the subset of X is called component of X। अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो एक और ऐड हो गया कि अब ये मैक्सिमल कनेक्टेड क्या होता है, इसकी भी डेफिनेशन हम लिखेंगे। देखिए मैक्सिमल कनेक्टेड क्या होता है, मैक्सिमल कनेक्टेड सबसेट हम यही लिख लेते हैं कि A1 की बात की है, A1 सबसेट ऑफ एक्स। क्या है इसकी डेफिनेशन, देखिए A1 is connected and A1 is connected and A1 is not a proper subset
proper subset of any connected subset of X. Okay. And the next definition of relatively compact. रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। अब ये रिलेटिवली कॉम्पैक्ट क्या होता है, देखिए, ए सबसेट ए ऑफ एक्स इज सेट टू बी relatively compact if closure of A is compact. ओके, ये है डेफिनेशन जो यहाँ पे यूज होंगी, इनको अच्छे से रीड करना, समझना, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, अब हमें क्या दिया हुआ है, एक्स क्या है, एक्स में हमें यहाँ पे दे दिए वो सारे एलिमेंट्स जो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, ठीक है। के अंदर हमें वो सारे एलिमेंट्स दे दिए जो कि या तो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। अब और का मतलब यहाँ पे यूनियन ही है, ठीक है। और का मतलब यूनियन और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, है ना। तो अब देखिए, अगर मैं इसका फिगर ड्रॉ करूँ, फिगर से ही समझ में आएगी आपको ये चीज़ें। देखो, एक्स क्या है आपके पास, एक्स इज collection of all elements in R2 which satisfies the equation of circle x square plus y square less than 5। बाउंड्री यहाँ पे नहीं ली। अगर मैं जनरल इक्वेशन की बात करूँ, सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, क्या होती है सर्कल की जनरल इक्वेशन, देखिए, अगर आपको कंपेयर करके देखनी है तो जनरल इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन स्क्वेयर प्लस y माइनस वाई वन स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, है ना। अब यहाँ पे जो r होगी वो रेडियस है, x1 एंड y1 ये दोनों क्या है, सेंटर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, सेंटर आपके पास यहाँ पे है 0 0 एंड रेडियस आपके पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अब यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है आपको। देन दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है। ये आपके पास 0 है एंड दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ठीक है। दिस इज 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3, ठीक है। अब देखिए, सेंटर आपके पास क्या है, 0 0, ये हो गया। उसके बाद रेडियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्या होता है, 2 पॉइंट समथिंग, 2.23 तक लेके चलिए। अब 2 पॉइंट समथिंग आपका कहाँ, यहीं पे होगा, इधर ये एंड ये, ठीक है। अब यहाँ पे बाउंड्री आपको इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है, बाउंड्री इंक्लूड नहीं करनी है इधर, ठीक है। आपके पास कौन सा पोर्शन आएगा इसमें, बाउंड्री इंक्लूड नहीं करनी, ध्यान रखना, ठीक है। ये अंदर अंदर का पोर्शन आएगा, ओके। क्योंकि फिगर से ही ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ओके,
ये तो आपका क्या हुआ, दिस इज एक्स। अब हम बात कर लेते हैं के की। के आपके पास क्या है, व्हाट इज के? के इज द कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन R2 सच दैट, क्या है आपके पास, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 2 और 3 लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इसने क्या कहा है कि जो सर्कल आपके पास बनेगा ये दोनों यहाँ पे ये रिंग शेप्ड बनेंगे, है ना। यानी कि जो रीजन है आपका वो 1 से ग्रेटर रहने वाला है और स्क्वायर रूट ऑफ 2 से लेस रहने वाला है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके लिए यहाँ फिगर ड्रॉ करूँ तो देखिए कुछ इस टाइप का बनेगा। एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे फिगर की बात करूँ, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये आपके पास ओरिजिन है। एंड दिस इज 1 2 3 1 2 3 एंड दिस इज 1 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ओके, अब यहाँ पे देखिए अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो जो फर्स्ट आपके पास बनने वाला है क्या है, 1 से बड़ा, ठीक है। एक में तो बाउंड्री आपकी 1 ही रहने वाली है, बाउंड्री भी इंक्लूड होगी, ठीक है। दिस इज़ 1 1 एंड 1। अगर मैं इसी को उठा के चलूँ तो 1 से तो बाहर वाला आएगा रीजन बड़ा, है ना। एंड 2 आपके पास यहाँ पे रेडियस क्या है, 2, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1 पॉइंट समथिंग, दिस इज 1.41 समथिंग। तो ये आपके पास कुछ यहाँ पे होगी, है ना। तो इधर आपके पास क्या बनेगी बाउंड्री, ये ठीक है। तो ये कुछ अच्छे से बना लेना, मेरे से ये ड्रॉ नहीं हो रहा अच्छे से, लेकिन ये रिंग शेप्ड रीजन ही बनेगा, है ना। ये इसने क्या कहा है कि 1 से बड़ा एंड 2 से छोटा, ठीक है। तो इसके पास जो बनेगा यहाँ पे ये रीजन आएगा, ये, क्योंकि 1 से बड़ा है एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 से छोटा, ये रीजन, ठीक है। एंड सेकंड में क्या कहा है, सेकंड इसने कह दिया कि 3 से बड़ा एंड 4 से छोटा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आपके पास होता है 1.73 समथिंग, है ना। तो 1.73 यानी कि यहाँ से कुछ आएगा, दिस इज़ ये एंड ये। अब यहाँ पे इसको ड्रॉ कीजिए, ये ठीक है। एंड ये इधर क्या है 4, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूँ देन दिस इज़ 2, ठीक है। तो इधर आपके पास ये 2 है और ये, ठीक है। तो रीजन आपके पास कौन सा आ गया, ये, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दिस इज के, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, x माइनस के। तो x माइनस के की अगर मैं बात करूं तो x माइनस के क्या आएगा, x माइनस के अगर मैं इसी में इंक्लूड कर दूं, अगर मैं कहूं कि x यूनियन के, देन x यूनियन के की अगर मैं बात करूं तो ये ओके ये हमें ना अलग ही बनाना पड़ेगा आई थिंक। तो देखिए अगर मैं एक अलग से पेज लूँ देन x माइनस के हमें अब बनाना है, तो x माइनस के, ठीक है। सबसे पहले x को ड्रॉ कीजिए और उसमें से k माइनस करना है हमें, है ना। तो देखिए बड़ा सा बना लेंगे हम बिल्कुल, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको, है ना। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस
इज ओरिजिन 1 2 3, यहाँ पे क्या है 1 2 3, -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब अगर मैं बात करूँ कि जो आपके पास था एक्स आपके पास क्या थी, जो रेडियस थी वो थी √5 है ना, यानी कि ये इधर 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 इधर, बाउंड्री इंक्लूड नहीं थी, ठीक है। ये आपके पास एक्स था एंड अगर मैं ड्रॉ करूँ एक्स माइनस के हमें फाइंड आउट करना है ना, के को माइनस करना है। तो यहाँ पे एक तो आपके पास ये बना था सर्कल, तो ये तो हमें माइनस करना है, तो ये तो ब्लैंक रहेगा। और जो अंदर वाला पोर्शन है ये आया नहीं था, है ना, तो हम अब x माइनस के करना है, तो ये पोर्शन तो आपका इंक्लूड होगा क्योंकि ये x में तो है, k में नहीं है ना, क्योंकि x के अंदर तो ये पोर्शन है। अब हमें k वाले पोर्शन को बाहर करना है, ठीक है। एंड सेकंड रिंग आपकी क्या बनी थी, सेकंड रिंग आपकी थी ये। अब ये भी हमें माइनस करना है, तो इसमें आएगा कौन सा पोर्शन, ये। ठीक है, अब ये बाहर हो जाएगा जो के का पार्ट है, और ये तो आपका एक्स का ही है। ओके, तो ये पोर्शन आपका सारा का सारा क्या है, दिस इज एक्स माइनस के, ठीक। अब ऑप्शंस पे चलते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा इसने, फर्स्ट ऑप्शन में कहा कि x माइनस के हैज़ 3 कनेक्टेड कंपोनेंट। बिल्कुल सही है, x माइनस के में आपको देखने को भी मिल रहे होंगे 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। ओके, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, दिस इज़ 1 2 एंड 3। तो यहाँ से आप लिख भी सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, क्लियरली फ्रॉम फिगर x माइनस के हैज़ 3 कनेक्टेड कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो आपका सही हो गया। ओके, दिस इम्प्लाइज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम चलते हैं सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड में क्या कहा, सेकंड में कहा x माइनस के हैज़ नो रिलेटिवली कम्पैक्ट कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन x। इसने कहा कि x माइनस के पास कोई भी रिलेटिवली कॉम्पैक्ट कनेक्टेड कंपोनेंट नहीं है, ये कहा इसने, है ना। तो कैसे करोगे, देखिए सेकंड का अगर मैं रीजन दूँ,
और ऑप्शन सेकंड। मैंने क्या कहा था, रिलेटिवली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन मीन्स क्लोजर ऑफ ए इज कॉम्पैक्ट, है ना। देन क्लियरली द क्लोजर ऑफ टू inner shaped region in figure x minus k is compact. Okay, but the closure of the outer shaped region is not compact. Okay, is not compact since x do not contain the circle एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 5, क्योंकि आपके पास तो बाउंड्री कंटेन ही नहीं है ना। सो क्लोजर ऑफ द आउटर शेडेड रीजन is 4 less than equal to x square plus y square less than 5 is not closed. This implies not compact. And this implies second option is incorrect option. Okay, फर्स्ट सही है, सेकंड आपका इनकरेक्ट है। थर्ड क्या है, x माइनस के हैज़ रिलेटिवली कनेक्टेड कंपोनेंट्स इन x हैज़ टू रिलेटिवली कॉम्पैक्ट। ओके, ये सही है। 4 क्या है, ऑल कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑफ x माइनस के आर रिलेटिवली कॉम्पैक्ट इन x, बिल्कुल इनकरेक्ट है, सारे के सारे नहीं है, सिर्फ 2 है। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th क्या है, फॉर टू सबसेट x एंड y ऑफ R लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू x प्लस वाई such that x in x and y in y, then first is if x and y are open sets then x plus y is open, second is if x and y are closed set then x plus y is closed, and third is if x and y are compact set then x plus y is compact, and fourth is if x is closed and y is compact then x plus y is closed। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, देखिए आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट होता है ओपन के लिए, तो क्या है रिजल्ट, सम ऑफ टू ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन। ओके, और फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या कहा, x भी ओपन है y भी ओपन है, तो इसका सम भी क्या होगा, ओपन होगा। देन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्या है, इफ़ x एंड y आर क्लोज सेट देन x प्लस वाई इज क्लोज्ड, ये बिल्कुल भी नहीं होता, हमेशा ट्रू नहीं होती ये चीज़ें,
तो सेकंड आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एंड थर्ड इज इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्पैक्ट सेट देन एक्स प्लस वाई इज कॉम्पैक्ट, ये भी आपका डायरेक्ट रिजल्ट होता है। थर्ड भी सम ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट, सम ऑफ टू कॉम्पैक्ट सेट इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट। ओके, तो यहाँ से आपका थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। फोर्थ क्या है, इफ एक्स इज क्लोज्ड एंड वाई इज कॉम्पैक्ट देन एक्स प्लस वाई इज क्लोज्ड। क्या फोर्थ ऑप्शन सही होगा? देखिए फोर्थ के लिए हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे इसका। फोर्थ का क्या कहा है कि एक्स आपका क्लोज्ड हो, वाई आपका कॉम्पैक्ट हो, ठीक है। देन देखिए फोर्थ ऑप्शन एफ एक्स टू, आपके पास जो फंक्शन है क्या है, एक्स क्रॉस वाई टू आर, है ना, ठीक है। देखिए क्लियरली एक मिनट, हम डायरेक्ट चलते हैं ना। देखिए लेट जेड एन इज इक्वल टू ए एन प्लस बी एन इन एक्स प्लस वाई, ओके। देन लेट limit of zn is equal to z in r, since y क्या है, compact, since y is compact then bn has a convergent subsequence, हम बोल सकते हैं, है ना। yn is compact then that is bn has a convergent subsequence से bnr, ये हमने सबसीक्वेंस मान ली। लेट लिमिट bnr इज इक्वल टू l एंड विच इज ऑल्सो इन, हमने मान लिया कि जो लिमिट है वो कहाँ से है, y से, ओके, बिकॉज y इज क्या है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड है। एंड सो anr इज इक्वल टू znr माइनस bnr, so anr is also convergent and let limit anr is equal to m as x is closed, m in capital X, so z is equal to m plus l, so m plus l in x plus y, ओके। और यही हमें प्रूफ करना था, तो फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। तो x प्लस वाई भी क्या हो गया, क्लोज्ड, देन दिस इम्प्लाइज फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए लेट fn be a sequence of continuous function on R, let fn be a sequence of continuous function on R, देन फर्स्ट ऑप्शन क्या है, एक बार इसको रीड कीजिए अच्छे से, क्या है,
एफ एन क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। यहाँ पे हमने एफ एन एक्स राइट नहीं की है ना, कि एफ एन एक्स क्या है। एफ एन एक्स, देखिए सबसे पहले एफ एन एक्स नोट डाउन कीजिए आप एक बार, शायद गलती से रह गई हो। देखिए एफ एन एक्स क्या है? एफ एन एक्स इज एन स्क्वेयर एक्स 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर एन एंड एक्स लाइंग बिटवीन 0 to 1 एंड 0 अदरवाइज। ओके, जब आपका एक्स 0 to 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आपकी ये होगी, एंड अदरवाइज सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इज 0। ओके, देन फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है। इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन आर देन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। अब देखिए एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, जो आपकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है ये आपकी 0 को टेंड करेगी, क्योंकि एक्स आपका 0 to 1 के बीच में है, यानी कि 1 बाई समथिंग आएगा, यानी कि जो 0 to 1 के बीच में है ना। इसका मतलब क्या है कि ये एक टाइप से इसका डिनोमिनेटर आपका ज़्यादा ही होने वाला है ना। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि पॉइंट वाइज लिमिट फंक्शन यहाँ पे क्या आएगा, एज लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी, अगर मैं एफ एन एक्स की बात करूँ तो वो आपके पास क्या आएगा, 0। दिस इज एफ एक्स, इसको हम क्या बोल सकते हैं, पॉइंट वाइज फंक्शन एफ क्या आ गया, 0 है ना। एंड इंटीग्रेशन फाइंड आउट कीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स, और ये आपके पास क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स डी एक्स क्या आएगा, जब आप इसकी लिमिट, जब आपका इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपके पास क्या आएगी, इंटीग्रेट करके देखना, ये आपके पास 1 आएगी, बट इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, अब एफ एक्स तो आपके पास क्या है, 0, तो ये तो आपका 0 आ गया है ना, ये आपका 0 आ गया। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा है, लिम इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ पॉइंट वाइज ऑन आर then limit n tend to infinity minus infinity to infinity f n x is equal to f x, है ना। अब आपके पास एक रिजल्ट होता है, और रिजल्ट क्या है वो लिख लीजिए, वहाँ से आपको फर्स्ट ऑप्शन का पता चलेगा। इसको देख के ये मत कहना कि ये गलत है, ठीक है, बिल्कुल भी ये नहीं कहना कि ये गलत है, क्योंकि सिर्फ 0 to 1 के बीच में इसने ये बात की है कि ये 0 है, और एफ एन एक्स की हमने जब माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी की बात की वहाँ पे ये 1 है ना। अब रिजल्ट देखिए आपके पास क्या है, लेट एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ continuous function be a sequence of continuous function on R and Fn tend to F uniformly, Fn tend to F uniformly, then integration of a to b fn x dx is equal to integration of a to b fx dx, but minus infinity to infinity fn x dx need not be
need not be equal to integration of माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। तो इसी रिजल्ट से आपका जो ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका ट्रू हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ से। सेकंड ऑप्शन में क्या कहा है कि इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन आर देन लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। तो सेकंड आपका इनकरेक्ट होगा। एंड थर्ड आपके पास क्या है, ठीक है, तो ये आपके पास इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। सेकंड आपके पास इनकरेक्ट है। थर्ड क्या होगा, फोर्थ को देख लीजिए एक बार यहीं से। देयर एग्जिस्ट ए सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन एफ एन ऑन आर सच दैट एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन आर बट लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी। ये नॉट इक्वल कहा है यहाँ पे, ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सॉरी ये आपका सही है, ये आपका सही है। थर्ड क्या है, इफ एफ एन कन्वर्जेस टू एफ यूनिफॉर्मली ऑन आर देन एफ इज कंटिन्यूस ऑन आर। थर्ड को कैसे करोगे, चलो थर्ड को करते हैं हम, है ना। ऑप्शन थर्ड देखिए, फोर ए गिवन epsilon, for a given epsilon we have to prove mod of f of x naught minus f of x is less than epsilon if mod of x naught minus x is less than delta. Okay, and let us start with an arbitrary epsilon greater than 0. Because of uniform convergence we can find an n such that, चलो हम लिख ही देते हैं इस चीज़ को भी, an arbitrary epsilon greater than 0 because of uniform convergence, because of uniform convergence we can find an n and such that mod of f of xn minus f of x is less than epsilon by 3 if is greater than equal to 3 for all x in D because all fn are continuous. We can find in particular a delta greater than 0 such that fnx naught minus fnx is less than equal to epsilon by 3 if mod of x naught minus x is less than delta. But we have a mod of f of x naught minus f of x is less than equal to mod of x naught minus f of n x naught is plus mod of fn x naught minus fnx plus fnx minus f of x less than equal to epsilon by 3 plus epsilon by 3 plus epsilon by 3, and this is epsilon. Okay, as long as mod of x naught minus x is less than delta
but that means that f is continuous at x naught implies for every x naught f is continuous. Okay, then third option आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट. देन थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे देखिए फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन आपका सही है, सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट. ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 11th. Let a and b and be given bounded sequence of positive real numbers. Then first is if a n increases to a, यहाँ पे जो ये सिंबल दिया है क्या है, a n increases to a as n tend to infinity. इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, a की तरफ. ओके, देन सुप्रीमम ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, a n b n इज इक्वल टू a सुप्रीमम ऑफ बी एन. आपका जो ये क्वेश्चन है ना, इसमें चारों के चारों ऑप्शन ही इनकरेक्ट हो रहे हैं. अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग सही नहीं है, पर पता नहीं मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लेके देखे तो यहाँ पे चारों के चारों ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गई. अगर आपको मैं दिखाऊं, देखिए कि अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूँ, लेट ए एन इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बाई एन एंड बी एन इज इक्वल टू 2 प्लस 1 बाई एन. अब यहाँ पे जो ये सीक्वेंस है ये आपकी इंक्रीजिंग हो रही है 2 की तरफ, और जो बी एन आपकी है ये आपकी डिक्रीज होगी 2 की तरफ. ठीक है, और हमें कैसे लेनी है, बाउंडेड लेनी है. तो यहाँ पे देखिए जो ए एन आपके पास है ये बाउंडेड है, 1 to 2 के बीच में ही इसकी वैल्यूज लाई करेगी. ऐसे ही जो बी एन आपकी है वो भी आपकी बाउंडेड है, बी एन की जो वैल्यूज हैं आपकी वो 2 to 3 के बीच में ही रहेगी. ठीक है, अब देखिए अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, ए एन बी एन. ए एन बी एन क्या आएगा, ए एन बी एन इज़ 4 माइनस 1 बाई एन स्क्वेयर. तो ये आपकी 4 की तरफ कन्वर्ज होगी एज एन टेंड टू इन्फिनिटी. ठीक है, लिमिट फाइंड आउट कीजिए, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ए एन बी एन क्या आएगी, 4. ओके, दिस इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ ए एन बी एन क्या आ गया यहाँ से, 4. अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो सुप्रीमम यहाँ से 4 आ गया. राइट हैंड साइड में क्या है, a इंटू सुप्रीमम ऑफ बी एन. अब a आपके पास क्या है, 2, और सुप्रीमम ऑफ बी एन की बात करूँ तो वो आपके पास है 3. दिस इज 6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 4. तो यहाँ से तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो गया इनकरेक्ट. ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूँ इन्फीमम के केस में, ठीक है, अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करूं, देन इन्फीमम ऑफ ए एन बी एन क्या होगा, इन्फीमम ऑफ ए एन बी एन 3. ओके, और बी आपके पास क्या है, 2 है. तो राइट हैंड साइड में क्या है, इन्फीमम ऑफ ए एन इंटू बी. इन्फीमम ऑफ ए एन क्या है, 1, एंड बी आपके पास क्या है, 2, एंड दिस इज 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 3, एंड दिस इम्प्लाइज ऑप्शन 3 भी आपके पास इनकरेक्ट हो गया है ना. देखिए फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया, थर्ड आपके पास इनकरेक्ट हो गया. अब हम बात कर लेते हैं सेकंड और फोर्थ की. अब देखिए सेकंड और फोर्थ के लिए भी मेरे को मिल गया एग्जांपल. ठीक है, देखिए इफ़ ए एन इज इक्वल टू 5, इफ़ ए एन इज इक्वल टू 5 माइनस 1 बाई एन एंड बी एन इज इक्वल टू 15 प्लस 1 बाई एन. तो ये आपका 5 की तरफ कन्वर्ज होगा, ये आपका 15 की तरफ होगा. इफ़ ए एन बी एन करूँ तो आपके पास क्या आएगा, 75 माइनस 10 बाई एन माइनस 1 बाई एन स्क्वेयर. देन सुप्रीमम ऑफ ए एन, सुप्रीमम ऑफ ए एन यहाँ पे आपके पास होगा 5, एंड सुप्रीमम ऑफ बी एन, सुप्रीमम ऑफ बी एन इज 16, एंड देन सुप्रीमम ऑफ ए एन बी एन, सुप्रीमम ऑफ बी ए एन बी एन होगा 75. ठीक है, तो यहाँ से जब आप चेक करोगे इस एग्जाम्पल से तो आपका सेकंड भी इनकरेक्ट होगा, फोर्थ भी इनकरेक्ट होगा. ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करूँ तो क्या कहा है इसने कि, एक मिनट,
ओके यहाँ पे देखिए, लेट एस बी दी सबसेट ऑफ आर टू बी डिफाइंड बाय एस इज इक्वल टू, एस में जो एलिमेंट दिया किस टाइप का है, एम प्लस वन बाई टू रेज टू द पावर मोड ऑफ पी एंड एन प्लस वन बाई टू रेज टू द पावर मोड ऑफ क्यू। एम एंड पी एंड क्यू कहाँ से है, सेट ऑफ इंटीजर से है। देन फर्स्ट इज एस इज डिस्क्रीट इन आर टू, सेकेंड इज द सबसेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस इज द सेट एम एन, where mn is the set of is the integer, and third is r2 minus s is connected but not path connected, and fourth is r2 minus s is path connected। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे करोगे आप। अगर मैं p और q को इन्फिनिटी की तरफ टेंड करूँ, ठीक है, तो वहाँ से आपको क्या मिलेगा, लिमिट पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए अगर मैं कंसीडर द गिवन सेट, ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आया है। कंसीडर द गिवन सेट एज पी क्यू टेंड्स टू इन्फिनिटी implies mn is the limit point, क्योंकि जैसे ही p और q आपका इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा देन 1/2 रेज टू द पावर मोड ऑफ p आपका 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। ऐसे ही 1/2 रेज टू द पावर मोड क्या, वो भी 0 की तरफ टेंड करेगा। देन दिस इम्प्लाइज mn इज द लिमिट पॉइंट ऑफ s। ओके, तो यहाँ से क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ओके, देखिए सेकंड ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल, इसने यही कहा है द सबसेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस इज द सेट एम एन सच दैट एम एन इन सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है बिल्कुल। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रीट की। डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास लिमिट पॉइंट्स नहीं हैं तो उसको हम बोल देते हैं डिस्क्रीट सेट। ठीक है ना। देखिए यहीं पे लिख देती हूँ मैं, we have no limit points, imply if no limit point implies the set is discrete। ओके, अगर आपके पास लिमिट पॉइंट नहीं है मतलब वो सेट क्या है, डिस्क्रीट है। बट अपने पास तो लिमिट पॉइंट है, सो S has limit point imply the set is not discrete। फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया ना। ठीक है, अब थर्ड और फोर्थ ऑप्शन देखिए। थर्ड ऑप्शन में कहा कि R2 माइनस एस इज कनेक्टेड बट नॉट पाथ कनेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके पास रिजल्ट है, इफ़ ए सेट ए इज़ काउंटेबल देन R2 माइनस ए इज़ पाथ कनेक्टेड। ठीक है, अब जो सेट एस है वो क्या है आपके पास, काउंटेबल है, देन R2 माइनस एस क्या होगा, पाथ कनेक्टेड होगा। रिजल्ट लिख लीजिए, रिजल्ट आपके पास क्या है, रिजल्ट इज इफ a set A is countable, then R2 minus A is path connected। Okay, is
है ना, पाथ कनेक्टेड। अब अपने पास जो एस है वो क्या है, देखिए नाउ हेयर एस इज काउंटेबल। एस आपके पास क्या है, काउंटेबल है, एस इज काउंटेबल, दिस इम्प्लाइज R2 माइनस एस इज path connected, okay, is path connected and so is connected, okay। अगर पाथ कनेक्टेड है या इम्प्लाई करेगा कनेक्टेड को, ऑप्शन चेक कीजिए। थर्ड ऑप्शन है R2 माइनस एस इज कनेक्टेड बट नॉट पाथ कनेक्टेड, बट ये तो पाथ कनेक्टेड है, तो थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, let A is the collection of all elements xy in R2 such that x plus y is not equal to -1. Define f from A to R2 by f of xy is equal to x by 1 plus x plus y and y by 1 plus x plus y। इसको कैसे करोगे, देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना, सबसे पहले जैकोबियन मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी पड़ेगी। हमें बताना है फर्स्ट ऑप्शन इज द जैकोबियन मैट्रिक्स ऑफ एफ डज नॉट वैनिश ऑन ए, ओके। ए में कंडीशन दी हुई है कि एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू -1 एंड सेकंड है एफ इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, थर्ड इज एफ इज इंजेक्टिव ऑन ए एंड फोर्थ इज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू R2। ये क्वेश्चन आपका 2015 में भी आया है। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं जैकोबियन मैट्रिक्स की बात करूं तो ये आपके पास क्या है, दिस इज़ F1 एंड दिस इज़ F2, ठीक है। तो देखिए जैकोबियन मैट्रिक्स आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो यहाँ पे हम करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ F1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई एंड माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 plus x plus y whole square, okay, and this is partial derivative of f1 with respect to y, then 0 minus x into 1 divided by 1 plus x plus y whole square and यहाँ पे क्या आएगा partial derivative of f2 with respect to x and this 0 minus y into 1 and divided by 1 plus x plus y whole square और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई देन 1 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 इन माइनस ऑफ वाई एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, ओके, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट की बात करूँ देन डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स इज क्या आएगा आपके पास 1 प्लस वाई एंड इंटू 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 plus x plus y raised to the power 4 minus of x y and divided by 1 plus x plus y raised to the power 4, okay, and this is 1 plus x plus y plus x y and divided by 1 plus x plus y raised to the power 4 minus of x y and divided by 1 plus x plus y raised to the power 4 एंड यहाँ पे अगर मैं डिनोमिनेटर को कॉमन लूँ तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर 4, ये आपका कैंसिल हो गया और इधर क्या रहेगा 1/1 प्लस एक्स प्लस वाई रेज टू द पावर 3, ठीक है। तो ये आपके पास डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब देखिए, अब जब डिटर्मिनेंट आपके पास आया है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स इज नॉट वैनिश ऑन ए बिकॉज अपने पास क्या है कंडीशन, बिकॉज एक्स प्लस वाई इज नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 1, देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स नॉट वैनिश ऑन ए, ओके। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन तो आपका हो गया करेक्ट। सेकंड में क्या कहा कि एफ इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल, बिल्कुल सही है। और थर्ड क्या है, एफ इज इंजेक्टिव ऑन ए, क्योंकि आपके पास जो जैकोबियन मैट्रिक्स जो आई है वहाँ पे हम डिफरेंशिएशन ही तो करते हैं ना, और जो उसका डिटर्मिनेंट है वो भी क्या आया है आपका डज नॉट वैनिश ऑन ए, तो एफ आपकी क्या होगी इनफाइनाइटली टाइम डिफरेंशिएबल होगी ये पर। अब हम इंजेक्टिव चेक कर लेते हैं। इंजेक्टिव बिल्कुल सिंपल है कि हम यहाँ पे
इमेज इक्वल लेके चलेंगे यहाँ पे इंजेक्टिव के लिए कि सपोज एफ ऑफ x1 y1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 y2। तो ये आपके पास क्या आएगा, x1, ये सेम क्वेश्चन आया था आपका, ठीक है, 2015 में, y1 एंड यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, दिस इज y1 अपॉन 1 प्लस x1 प्लस y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस x2 प्लस y2 एंड ये आपके पास क्या आएगा, y2 अपॉन 1 प्लस x2 प्लस y2। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज f इज इंजेक्टिव ऑन a, f इज इंजेक्टिव ऑन a। ओके, देन थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे देखिए इसने एफ ऑफ ए इज इक्वल टू R2 की बात की है, मतलब कि जो रेंज स्पेस है वो पूरा का पूरा R2, इसका मतलब है कि फंक्शन आपका ऑन टू होगा। अब अगर मैं बात करूँ कि -1 और 0 एंड 0 और 1, अगर मैं ये R2 से कंसिडर करूँ तो मेरे को इसके कोरस्पॉन्डिंग इसकी प्री इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है, मेरे को इसकी जो प्री इमेज है वो नहीं मिलेगी, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ x प्लस वाई तो क्या आएगा यहाँ से x प्लस वाई, तो ये तो आपके पास -1 आ गया है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये आपकी a के अंदर तो जाएंगे ही नहीं, यानी कि हमें यहाँ पे प्री इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये कभी भी ऑन टू नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन f फ्रॉम R2 टू R2 बाई f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ एक्स वाई एंड 2x प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ एक्स वाई 4xy इन R2। तो अगर मैं इस फंक्शन को नाम दूँ f1 और इसको मैं नाम दे देती हूँ f2, ठीक है। देन फर्स्ट इज f इज डिसकंटिन्यूस एट 0 0, सेकेंड इज f इज कंटिन्यूस एट 0 0 बट नॉट डिफरेंशिएबल एट 0 0, थर्ड इज f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0 एंड फोर्थ इज f इज डिफरेंशिएबल एट 0 0 एंड द डेरिवेटिव इज इन्वर्टिबल। हमें यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। तो देखिए f1 आपके पास क्या है, f1 आपके पास है, f1 इज x प्लस 2y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, ठीक है। ऐसे ही f2 क्या है, x प्लस 2y प्लस वाई स्क्वेयर प्लस मोड ऑफ एक्स वाई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ, देखिए इस फंक्शन को अगर मैं इतने को मान लूँ कि दिस इज़ g1 एंड दिस इज़ g2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये मॉडुलस है, ये भी एक फंक्शन है। अगर मैं इन दोनों फंक्शंस को कंटिन्यूस प्रूव कर दूँ तो ये जो दोनों का सम होगा वो भी कंटिन्यूस मिलेगा, है ना। अगर मैं g1 और g2 को कंटिन्यूस प्रूफ कर दूँ तो दोनों का सम भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ओके, अब देखिए कि अगर g2 आपके पास xy है देन मोड ऑफ g2 क्या होगा, मोड ऑफ xy, और हमें पता है कि अगर g2 कंटिन्यूस हो गया दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ g2 इज ऑल्सो कंटिन्यूस, ठीक है। रिजल्ट आपके पास क्या है, इफ g2 इज कंटिन्यूस दिस इम्प्लाइज मोड ऑफ g2 is also continuous, ठीक है। ओके, अब 0 0 की बात है। अब यहाँ पे देखिए जो g1 है वो आपके पास क्या है, g1 और g2, यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों कंटिन्यूस है, ठीक है। तो जो मोड ऑफ g2 है वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। अब g1 और g2 दोनों कंटिन्यूस है, दिस इम्प्लाइज f1 इज continuous. Similarly, f2 is continuous. ओके, अब हम बात कर लेते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। तो देखिए ऑप्शंस,
फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा है, एफ इज़ डिसकंटिन्यूस, तो इनकरेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी भी हम ऐसे ही चेक करेंगे कि अगर G1 और G2 दोनों डिफरेंशिएबल हो गए तो F1 जो है वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अब हमें पता है कि जो G1 है ये तो आपकी क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एक पोलिनोमियल है। हमें G2 चेक करना है, तो G2 को कैसे चेक करोगे, देखिए अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, G2 आपके पास क्या है, मोड ऑफ एक्स वाई, है ना। तो जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है मेरे को कहाँ पे चेक करनी है, 0 0 पे। तो क्या होगी डिफरेंशिएबिलिटी, देन एफ ऑफ ए प्लस एच यानी कि 0 प्लस एच, एफ ऑफ 0 प्लस एच 0 प्लस के माइनस ऑफ एफ ऑफ 0 0 माइनस एच partial derivative of f with respect to x at 0 0 and minus k partial derivative of f with respect to y at 0 0, है ना। तो ये आपके पास क्या आएगा, दिस इज मोड ऑफ एच के एंड माइनस एफ ऑफ 0 0 इज 0, और ये आपके पास क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, देखिए अगर मैं पार्शियल डेरिवेटिव की बात करूं तो क्या आएगा पार्शियल डेरिवेटिव, क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं हम। देखिए पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एट 0 0 इज लिमिट एच टेंड टू 0 एफ ऑफ एच 0 माइनस एफ ऑफ 0 0 डिवाइडेड बाय एच, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, 0। सिमिलरली partial derivative of f with respect to y at 0 0 is limit k tend to 0 f of 0k minus f of 0 0 divided by k, तो ये भी आपके पास क्या आएगी, 0। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कीजिए, जब इधर पुट करोगे देन माइनस h इंटू 0 माइनस k इंटू 0, ये आपके पास आ गया मोड ऑफ एच के। ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कीजिए यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर से, देन मोड ऑफ एच के एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम मान लेते हैं दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू फाई ऑफ एच के। ओके, वे है फाई ऑफ एच के क्या है, फाई ऑफ एच के इज इक्वल टू मोड ऑफ एच के डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। नाउ पुट एच इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड के इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ओके, तो ये आपके पास क्या आएगा, एंड दिस इज लिमिट आर थीटा टेंड टू 0 0 and this is mode of r square cos of theta into sin of theta and divided by यहाँ पे क्या आएगा, इधर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो इधर आपके पास क्या बचेगा, एंड दिस इज लिमिट आर थीटा टेंड टू 0 0 एंड दिस इज यहाँ पे आपके पास बचेगा मोड ऑफ आर स्क्वेयर कोस ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा एंड डिवाइडेड बाय आर। ओके, एंड दिस इज लिमिट आर थीटा टेंड टू 0 0, आर से आर कैंसिल होके इधर बचेगा आर मोड ऑफ कोस थीटा एंड इनटू साइन ऑफ थीटा। ठीक है, अब जो ये पोर्शन है आपका ये तो क्या है, बाउंडेड है, एंड जब आर 0 की तरफ टेंड करेगी तो ये आपका क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस इम्प्लाइज f1 इज डिफरेंशिएबल एट 0 0। ओके, सिमिलरली f2 इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल एट 0 0। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है, f इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, सेकंड इनकरेक्ट हो गया। थर्ड क्या है, f इज डिफरेंशिएबल, बिल्कुल सही है।
फोर्थ है एफ इज डिफरेंशिएबल एट 0 0 एंड द डेरिवेटिव एट 0 0 इज इन्वर्टिबल। डेरिवेटिव क्या आएगा, देखिए डेरिवेटिव ऑफ एफ एट 0 0, तो ये आपके पास क्या बनेगा, दिस इज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 विद रिस्पेक्ट टू x एट 0 0, partial derivative of f1 with respect to y at 0 0, and partial derivative of f2 with respect to x at 0 0, partial derivative of f2 with respect to y at 0 0। तो ये आपके पास क्या बनेगा, जब आप यहाँ पे निकालोगे देन दिस इज -3 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देन दिस इज इन्वर्टिबल, यानी कि फोर्थ ऑप्शन भी आपका बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी आपका पहले हो रखा है, ठीक है। लेट ये भी आपका 2015 में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हुए थे 14 से, ठीक है। देखिए स्टेटमेंट रीड कीजिए, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, ठीक है। देखो, लेट पी एन एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स स्क्वेयर प्लस बी एन एक्स प्लस सी एन be a sequence of quadratic polynomial where a n b n c n in R for all n greater than equal to 1. Let lambda naught, lambda 1, lambda 2 be distinct real numbers such that limit n tend to infinity p n lambda naught is equal to a naught, then for limit n tend to infinity p n lambda 1 is a1। दोनों की लिमिट एग्जिस्ट करती है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे लैम्डा 2 पे भी एग्जिस्ट करती है, जो 2015 में आया था वहाँ पे 2 की दी हुई थी, ठीक है। देन फर्स्ट इज लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी पी एन एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स इन आर। सेकेंड इज लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी पी एन डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स इन आर। एंड थर्ड क्या है, लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी पी एन लैम्डा नोट प्लस लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2/3 डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली फॉर डेरिवेटिव। अब यहाँ पे देखिए कैसे करोगे इसको। हमें क्या दिया हुआ है, देखिए अगर मैं बात करूं कि हमें दिया हुआ क्या है, दिस इज गिवन दैट लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी पी एन लैम्डा नोट इज इक्वल टू a नोट एंड लिमिट n टेन टू इन्फिनिटी पी एन lambda 1 is equal to a1 and limit n tend to infinity pn lambda 2 is equal to a2। okay, that is limit n tend to infinity an lambda naught square plus bn lambda naught plus cn is equal to a naught। okay, and second is limit n tend to infinity an lambda 1 square plus bn lambda 1 plus cn is equal to a1। okay, and third is limit n tend to infinity an lambda 2 square plus bn lambda 2 plus cn is equal to a2। okay, then this implies limit n tend to infinity limit n tend to infinity an into lambda naught square plus limit n tend to infinity bn lambda naught plus limit n tend to infinity cn is equal to a naught। okay, and then second is limit n tend to infinity an lambda naught square 1 lambda 1 square plus limit n tend to infinity bn and this is lambda 1 plus limit n tend to infinity cn
is equal to a1. Okay, and the third is limit n tend to infinity an lambda 2 square plus limit n tend to infinity bn, and this is lambda 1 plus limit n tend to infinity cn. This is a2. Okay, now by solving this system, we can write limit n tend to infinity an and limit n tend to infinity bn and limit n tend to infinity cn in terms of a naught, a1, a2, लैम्डा नोट, लैम्डा 1, लैम्डा 2, क्योंकि जब इनको सोल्व करोगे आप तो आपको किस में मिलेगा, जो इनकी लिमिट मिलेगी ए नोट, a1, a2, लैम्डा नोट, लैम्डा 1, लैम्डा 2. ओके, thus limit n tend to infinity an, limit n tend to infinity bn, limit n tend to infinity cn exists finitely. Okay, this implies limit n tend to infinity pnx exist and limit p and dash exist finitely. Then first and second is correct option and third and fourth option is incorrect, क्योंकि जब for all के लिए correct है तो आपका जो थर्ड और फोर्थ है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. Let f from open interval 0, 1 to r be continuous. Suppose that mod of fx minus fy is less than equal to mod of sin x minus sin y for all xy in open interval 0 to 1. Then first is f is discontinuous at least at one point in open interval 0, 1. यहाँ पे हमें कंटिन्यूटी ही चेक करनी है और लिमिट चेक करनी है कि एग्जिस्ट करेगी या नहीं. ठीक है, तो देखिए फंक्शन आपके पास क्या है, मोड ऑफ एफ एक्स माइनस मोड ऑफ एफ वाई, ये कंडीशन हमें दी हुई है. मोड ऑफ साइन एक्स माइनस मोड ऑफ साइन वाई. ठीक है, देन वी हैव मोड ऑफ साइन एक्स माइनस साइन वाई is less than equal to x minus y, implies mod of fx minus fy is less than equal to mod of x minus y. That is f is ellipsis, और ellipsis constant क्या है इधर 1, which implies f is uniformly continuous. Okay, so end point limit exist finitely. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या है, एफ इज डिसकंटिन्यूस इनकरेक्ट. सेकंड, एफ इज कंटिन्यूस एवरीवेयर बट नॉट यूनिफॉर्मली इनकरेक्ट. थर्ड क्या है, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0, 1, बिल्कुल सही है, लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी. ठीक है, एंड पॉइंट्स पे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्पैक्ट. यहाँ पे देखिए कॉम्पैक्ट का मतलब क्या है रियल में कॉम्पैक्ट का मतलब होता है क्लोज्ड प्लस बाउंडेड. ओके,
क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप बाय फिगर समझो तो अच्छा है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को बाय फिगर देखो तो अच्छा है। अब देखिए, अगर मैं बाय फिगर इसको करवाऊँ तो कैसे समझोगे आप? देखो, फर्स्ट को तो आप यहीं से समझ लीजिए, ये तो आपकी क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है। ठीक है, ये तो क्या है, एक सर्कल की इक्वेशन है, और ये क्या है, एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो ये आपके पास कभी भी बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, ये आपके पास कभी भी बाउंडेड नहीं होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको फिगर देखना है इसका, तो एक बार आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए पहले, फिर मैं इसका डेस्मोज में इसका फिगर दिखाऊंगी करके, क्योंकि ये आपका 3 डायमेंशन में है, आप बाय फिगर शायद अच्छे से समझ पाओगे इसको। ठीक है, आप सेकंड ऑप्शन को देख सकते हो यहाँ से। सेकंड ऑप्शन में क्या है, देखिए, अगर मैं सिर्फ सेकंड ऑप्शन की बात करूँ, देन 1/m 1/n इन r mn इन z-0 यूनियन 0 0 यूनियन 0 1/n। अगर आप सिर्फ थर्ड ऑप्शन को देखो, सॉरी सेकंड ऑप्शन को अगर आप देखो तो कैसे कर सकते हो आप इसको? देखो, इसके पास जो लिमिट पॉइंट्स है ना, अगर मैं इस सेट के लिमिट पॉइंट की बात करूं, इस सेट के पास जो लिमिट पॉइंट्स है क्या है, 0 0। ठीक है, और इस सेट की बात करूं, अगर मैं इस सेट के भी लिमिट पॉइंट क्या है, 0 0, और इस सेट के पास भी जो लिमिट पॉइंट है क्या है, 0 0 है। ठीक है, ओके, और हमें पता है कि ये बाउंडेड तो है, एंड लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट एग्जिस्ट इन सेट, और इसी सेट में है ना, तो ये आपके पास क्या हो गया, क्लोज्ड भी हो गया। देन सेकंड ऑप्शन तो आपका सही है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होगा, क्लोज्ड प्लस बाउंडेड। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ में आपको बाय फिगर समझाऊंगी, आप पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर, डी और ई आपके पास सबसेट है, वेयर डी इज द कलेक्शन ऑफ ऑल 3 टपल्स x1 x2 x3 इन R3 such that x1 square plus x2 square plus x3 square is less than equal to 1, and e is the, ये भी आपके पास 3 टप्पल है, एंड x1 स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 1। और एक आपके पास मैट्रिक्स है, और मैट्रिक्स आपके पास कैसी है, डायगोनल मैट्रिक्स, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1। अगर डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, जो आइगन वैल्यूज ऑफ ए होगी, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसकी आइगन वैल्यू होगी डायगोनल एंट्रीज ए बी सी। अब बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन 1, दिस इम्प्लाइज ए बी सी is greater than 1 because determinant is the product of all eigen values, and जो A और B और C है वो सारी की सारी कैसी है, नॉन जीरो है ना। अब देखिए क्या है, देन फॉर ए कॉम्पैक्टिवली सपोर्टेड कंटिन्यूस फंक्शन f ऑन R3, ये क्या होता है, कॉम्पैक्टली सपोर्टेड कंटिन्यूस फंक्शन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कॉम्पैक्टली सपोर्टेड कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है ना। इसका मतलब है कि जो रेंज ऑफ एफ है, देखिए कॉम्पैक्टली सपोर्टेड फंक्शन का मतलब होता है कि जो रेंज ऑफ एफ है, रेंज ऑफ एफ जो है वो कैसी है, कॉम्पैक्ट। ठीक है, देन फर्स्ट ऑप्शन देखिए क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज इंटीग्रेशन ओवर डी एफ ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर ई, यानी कि जो इंटीग्रेशन है आपका ओवर डी वो ओवर ई में चेंज हो गया। तो सबसे पहले हमें ए एक्स देखना पड़ेगा कि ए एक्स क्या है। ठीक है, ए एक्स देखिए, ए एक्स यहाँ पे ए रखिए क्या है, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी। ठीक है, ओके, एंड x इज x1 x2 x3, ये आपके पास क्या आएगा, x आपका कहाँ से बिलोंग करता है, x आपका कहाँ से बिलोंग करता है, d से है ना, a x1 b x2 एंड c x3, ये आ गया आपके पास है ना। अब जो a x1 b x2 c x3 है वो कहाँ पे बिलोंग कर गया, R3 में। ठीक है, और हमने जो x1 x2 x3 था ये आप कहाँ से लिया था, x1 x2 x3, ये आपका कहाँ से बिलोंग करता था, D से।
ठीक है। नाउ पुट ax1 इज इक्वल टू t1, bx2 इज इक्वल टू t2 एंड cx3 इज इक्वल टू t3, ठीक है। देन दिस इम्प्लाइज x1 इज इक्वल टू t1 बाई a, x2 इज इक्वल टू t2 बाई b एंड x3 इज इक्वल टू t3 बाई c, ठीक है। तो सेट आपके पास क्या बन गया, सेट इज फॉर ऑल t1 t2 t3 एंड t1 t2 t3 कहाँ से बिलोंग करते हैं, ऑन R3 सच दैट x1 आपका जो, एक मिनट, जो आपका फर्स्ट सेट था, ठीक है, बिल्कुल R3 से है, एंड x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस x3 स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 1। अब x1 स्क्वेयर क्या है, इज t1 स्क्वेयर बाई a स्क्वेयर प्लस t2 स्क्वेयर बाई b स्क्वेयर प्लस t3 स्क्वेयर बाई c स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 1। अब जो ये कंडीशन है ना, ये कंडीशन ये सारी की सारी कहाँ की है, सेट ई की। तो ये आपके पास कंप्लीट ई सेट आ गया, यानी कि हमने डी को ई में तो चेंज कर दिया सेट को, तो है ना। इसका मतलब है कि सेकंड ऑप्शन तो आपका हो गया इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, डी टू डी में कन्वर्ट किया है, बट अपना डी टू ई में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि जो इंटीग्रेशन ओवर डी है वो आपका कन्वर्ट होके आ गया इंटीग्रेशन ओवर ई, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इंटीग्रेशन आएगा क्या, है ना। तो वहाँ से अपना फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इंटीग्रेशन यहाँ पे करूँ, देन इंटीग्रेशन ओवर डी एफ ऑफ ए एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी एफ ऑफ ए एक्स, यानी कि ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री, यही आया है आपके पास डी एक्स। अब यहाँ पे 3 टप्पल है, तो आपके पास क्या आएगा, इंटीग्रेशन आपका 3 टाइम्स होगा, एफ ऑफ ए एक्स वन बी एक्स टू सी एक्स थ्री एंड डी एक्स वन डी एक्स टू डी एक्स थ्री, बिल्कुल सही है, ठीक है। नाउ कन्वर्ट इन ई, नाउ convert in E, okay, put ax1 is equal to t1 and bx2 is equal to t2 and cx3 is equal to t3, okay। डिफ्रेंशिएशन कीजिए, a dx1 is equal to dt1, b dx2 is equal to dt2 and c dx3 is equal to dt3, ओके। अब यहाँ पे जब आप पुट करोगे देन इंटीग्रेशन ओवर डी क्या आएगा यहाँ पे, दिस इज इंटीग्रेशन, अब हमने ई में चेंज कर लिया ना, तो इंटीग्रेशन ओवर ई होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ओवर ई एंड दिस इज एफ ऑफ t1 t2 t3 और ये आपके पास आएगा डी t1 बाई ए डी t2 बाई बी डी t3 बाई सी, ए बी सी कॉमन ले लीजिए, ए बी सी एंड इंटीग्रेशन ओवर ई, और ये आपके पास आ गया एफ t1 एफ t2 t3 एंड डी t1 डी t2 डी t3, ओके। एंड दिस इज 1 अपॉन ए बी सी इंटीग्रेशन ओवर ई, और ये आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर ये डी टू ई में है तो R3 पे भी ये बिल्कुल सेम आएगा, फोर्थ भी आपका सही होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं पिछले क्वेश्चन पे, ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया बस, अब हम उस पर चलते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुक जाइए, बैटरी लो है, बस 1 मिनट वेट।
अब हम करते हैं डेसिमल्स में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आपको है ना ग्राफ ड्रॉ करना ना आए ना, अगर आपको 3 डायमेंशन में ग्राफ देखना है, ठीक है, अगर आपका अच्छे से ड्रॉ ना हो तो डेसिमल्स ऐप है काफ़ी अच्छा। ठीक है, डेसिमल्स आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, ग्राफ बड़े अच्छे से वहाँ पे होते हैं। अब देखिए, अगर मैं चेक करूँ, फर्स्ट आपके पास देखो, नोट कर लेना यहाँ पे क्या है, x-1² प्लस y-2² इज इक्वल टू 9 यूनियन 4 ऑल xy सच दैट y इज इक्वल टू 3। ठीक है, मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है, तो हम यहीं पे चलते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, देन यहाँ पे राइट कीजिए। फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट है दिस x-1² एंड प्लस, आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, अगर किसी को यूज़ नहीं करना आता तो हम वो भी बता देंगे। ठीक है, मैंने नंबर है आपका डिस्क्रिप्शन में, उधर से ले लेना और पूछ लेना अगर कुछ समझ में ना आए तो। एंड दिस इज़ y-2 होल स्क्वायर। ओके, आपको वही इक्वेशन लिखनी है जिसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, एंड दिस इज़ 9। ठीक है, ये तो आपके पास सर्कल बन गया। अब यूनियन में आपके पास क्या था, यूनियन के लिए आपको क्या करना है, ऐड करना है सेकंड। ये आपको जो एरो का निशान दिख रहा है ना ब्लू में नीचे, उस पर क्लिक करना है तो सेकंड आपका वहाँ से ऐड होगा। सेकंड आपके पास क्या है, लाइन y इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब देखिए आपके पास ये ग्राफ बन गया। अब यहाँ पे देखिए सर्कल तो ठीक है कि बाउंडेड है, लेकिन जो ये लाइन है, जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, ये तो यहाँ पे अनबाउंडेड है, तो ये कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा। अगर आपको 3D में देखना ना तो एक्सटेंड टू 3D लिखिए। ठीक है, अब देखिए ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो, है ना। ये तो आपका हो गया फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो तो आपका इनकरेक्ट हो गया, वो कभी भी कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा, है ना। सेकंड ऑप्शन में आपका क्या था कि वहाँ पे जो वो बाउंडेड तो था ही, और उसके सारे लिमिट पॉइंट उस सेट में भी थे, तो इसका मतलब वो कॉम्पैक्ट बन गया था। थर्ड हम देख लेते हैं, थर्ड आपके पास क्या है, थर्ड में था, देखिए थर्ड आपके पास है x² हाइपरबोलाइड की आपकी इक्वेशन थी। तो ये देखिए x² एंड दिस इज प्लस 2y² एंड माइनस 3z², ओके, एंड इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे ये भी आपका अनबाउंडेड है। ठीक है, तो ये भी आपका कॉम्पैक्ट नहीं बनेगा। ओके, ग्राफ से आप बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं, और ये 3D में भी बनाएगा, 2D में भी बना देगा। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ ऑप्शन पे। फोर्थ ऑप्शन में क्या है, दिस इज मोड ऑफ x एंड प्लस 2 मोड ऑफ y एंड प्लस 3 मोड ऑफ z एंड इज लेस देन इक्वल टू 1। ये अब यहाँ पे देखिए, ये है ना एक स्क्वायर है इधर, ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करूँ तो आपको दिख भी जाएगा। ये एक टाइप से एक बॉक्स है, बॉक्स बना हुआ है, ये देखो, ये है ना एक बॉक्स है। अगर आप इसको बड़ा करके देखोगे ना, तो ये आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, और बॉक्स क्या होता है, ये आपका क्लोज्ड भी है और यहाँ पे ये बाउंडेड भी है। ठीक है, आ गया समझ में। ओके, तो आप बाई ग्राफ अच्छे से समझ सकते हो, बाउंडेड को तो बिल्कुल अच्छे से आप समझ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको क्लोज्ड चेक करना तो आप लिमिट पॉइंट्स निकालिए, और उसके लिमिट पॉइंट उसके अंदर कंटेन करने चाहिए, आप ऐसे देख सकते हैं क्लोज्ड को। ठीक है, ओके, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके पास था ये। अब यहाँ पे देखिए, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका इनकरेक्ट हो गया, एंड